ओवैसी का अगर साथ लिया गया होता माननीय श्री तेजस्वी यादव के साथ के द्वारा, तो हमको लग रहा है कि अभी रिजल्ट कुछ अलग होता जी। हालांकि देखा गया कि जो सहनी साहब थे वो बता रहे थे कि कोई सिनेमा का टिकट नहीं है, कि मुस्लिमों को टिकट दिया जाए, ये दिया जाए। ये पहला सवाल आपसे। दूसरा सवाल ये है कि दोनों एक ही बार जवाब दीजिएगा। दूसरा सवाल ये है कि अब क्या लगता है कि तेजस्वी मौका देगा ओवैसी साहब को, ओवैसी साहब मतलब कंबाइन होंगे? आपको तेजस्वी जी, आपको असदुद्दीन ओवैसी को मौका देना पड़ेगा गठबंधन में। क्यों? क्योंकि आप रिजल्ट देख लिए हैं। वो 6 सीट मांग रहे थे और आपने नहीं दिया। वो जहां जहां लड़े हैं वहां उनका वोट परसेंटेज देख लीजिए आप। और 5 विधायक जीत के आए हुए हैं MIM से। आपको अगर महागठबंधन में अगर रखना है तो असदुद्दीन ओवैसी को भी रखना पड़ेगा, वरना फिर यही हालत होगा। क्यों? क्योंकि पहले असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले लोग नहीं थे। पहले अपना अधिकार नहीं लोग मांगते थे, अपना हक और हकूक के लिए लोग नहीं लड़ते थे। लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं, मेरा नेता असदुद्दीन ओवैसी है, आपको गठबंधन में रखना पड़ेगा, वरना फिर आप सिचुएशन तो देख ही रहे हैं। अच्छा, आप ग्राउंड पे उतरते हैं, आपकी टीम जाती है, क्या लोग मतलब ऐसे कहते हैं कि जो ओवैसी साहब हैं ये बीजेपी का बी टीम है, क्या हकीकत में है या नहीं है? क्या मतलब? देखिए, कभी भी किसी को कुछ एलिगेशन लगा देने से वो नहीं हो जाता है। मुकेश सहनी का जो पार्टी है उनके पास कितने % का वोट है और कितना सीट वो लाए हैं? एक भी सीट नहीं आया, 0 पे आउट हो गए हैं। और उनको कितना चाहिए? 50 सीट प्लस डिप्टी CM। असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ नहीं बोला था कि नहीं हमको डिप्टी CM चाहिए, नहीं हमको कुछ चाहिए, सिर्फ हमको 6 सीट चाहिए और उसी 6 सीट पे हम लड़ेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव के जो सलाहकार हैं, जो हरियाणा से आए हुए हैं, उनको समझ में नहीं आया। संजय यादव, उनको समझ में नहीं आया। अगर बिहार का अगर यादव अगर होता तो वो समझ लेता और असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में रख लेता। चलिए, अब इस सवाल का इस पे एक और सवाल है, लेकिन उससे पहले हम आते हैं गोपालगंज विधानसभा 101 में क्या मतलब वहाँ का आंकड़ा है? देखिए, गोपालगंज विधानसभा 101 का सीधे सीधे टकराव मैं बता रहा हूं कि जबरदस्त लड़ाई होती। अगर मोहन गुप्ता को टिकट दिया गया रहता, कांग्रेस से ही लड़ा देते उनको, तो जबरदस्त मुकाबला होता और ये सीट निकल जाता। लेकिन कभी भी कांग्रेस सीट शेयरिंग करके ऐसा कैंडिडेट देती है, खुद जो कांग्रेस के नेता हैं वो इलेक्शन से पहले साइड हो जाते हैं। और एक और आपसे बात बता रहे हैं, हम 10 विधानसभा हम घूमे हैं, उसमें सबसे जबरदस्त अगर किसी नेता का फीडबैक मिला है मुझे तो वो है बैकुंठपुर। आप बैकुंठपुर जब हमारी टीम गई, जब 3 दिन जब सर्वे हुआ, जब ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जब हम लोग निकले हर क्षेत्र में, तो लोग मंजीत सिंह के लिए भावुक थे। हम लोग को कैमरा बार बार बंद करना पड़ रहा था। हम ऐसे नेता को हम देख रहे हैं कि कहीं भी जाओ तो लोग बुराई करते थे कि नेता ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और उसको कहते थे कि हमको ये नहीं चाहिए। लेकिन बैकुंठपुर विधानसभा ऐसा हमको मिला जहां पे नेता के लिए रोते थे लोग, और ये हमसे बोल रहे थे कि मंजीत सिंह नेता नहीं, बैकुंठपुर विधानसभा के बेटा है। क्या वाकई में मंजीत सिंह ने मतलब पूरा ग्राउंड मतलब काम किए हैं? मंजीत सिंह बैकुंठपुर विधानसभा में बहुत काम किए हैं। मंजीत सिंह के द्वारा जो काम हुआ है वो पूरे जनता उनको दिल में बैठा रखा है। अभी मंजीत सिंह बरौली विधानसभा से लड़े, जीत भी गए, लेकिन अभी भी बैकुंठपुर के लोग तरस रहे हैं मंजीत सिंह के लिए। अगर ऐसा सिचुएशन में भी अगर ऐसा नेता अगर हर किसी के दिल में अगर जगह बना लिया है, तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि वो विकास किया है और वो अच्छे नेता हैं और वो विकास करना चाहते हैं। तभी लोग उनके लिए भावुक हो जा रहे थे और उनके लिए रो रहे थे, कह रहे थे कि जिस दिन नॉमिनेशन में जब मंजीत सिंह जब भावुक हो गए थे तो उस दिन पूरा बैकुंठपुर के लोग रो रहे थे। जी, हालांकि देखा जाए कि जो यहाँ पे बरौली में देखा गया कि जो दिलीप सिंह, हालांकि देखा जाए बरौली में जो दिलीप सिंह ने हॉस्पिटल अस्पताल बना दिया, वहाँ पे 30 रुपये जो वहाँ फी लगता है एम्बुलेंस फ्री में दे दिए, फिर भी वो मैदान में आए और जीते नहीं। मतलब क्या कारण रहा? देखिए, कारण सबसे बड़ा ये रहा कि वो माइनॉरिटी, वो बहुल विधानसभा है। तो सबसे पहले अगर रियाजुल हक राजू जब पहले से थे, रियाजुल हक राजू आज से आरजेडी में नहीं है, आप समझिए। रियाजुल हक राजू को 30 साल हो गया आरजेडी में। हम लोग देखे हैं कि गोपालगंज में आरजेडी का झंडा ढोने वाला कोई नहीं था, तो रियाजुल हक राजू झंडा के लिए लेके धरना प्रदर्शन भी करते थे, लाठी भी खाते थे और रोड से लेकर सदन तक लड़ाई भी लड़ते थे। हालांकि देखा गया कि 4 बार मौका तेजस्वी यादव ने दिया, लालू परिवार ने दिया, चारों बार इन्होंने मतलब हार रहे थे।
उसके बाद जब 17 महीने की सरकार बनी, जब ये तेजस्वी यादव बने, तो उनमें इनको मतलब एक सीट दिया गया, लेकिन फिर भी इनको मौका मिला था कि आप बैठ जाइए और हमारी पार्टी निकलती है तो आपको कोई पद दे दिया जाएगा। फिर मतलब क्या नाराजगी? देखिए, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि तेजस्वी यादव इस चीज़ में फेल हो गए और इस पे भारी पड़ गए अमित शाह। अब बता रहे हैं कैसे। जब गोपालगंज विधानसभा के जो विधायक थी मंजू कुमारी थी, हाँ, तो वो उनका जब टिकट कटा तो उनका बेटा माइक लेके भावुक हो गए और अपने कार्यकर्ता से ये बोले कि मैं किसी हाल में मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और वो निर्दलीय अपना नॉमिनेशन कर दिए। आइए बरौली विधानसभा में जो राम प्रवेश राय हैं, जो विधायक थे, उनका भी टिकट कट गया और वो भी बोले कि नहीं हम निर्दलीय लड़ेंगे। दोनों ने नॉमिनेशन कर दिया और अमित शाह थे पटना में, पटना मोरिया होटल में इन दोनों को बुलाया गया और बोला कि अमित शाह ने समझाया कि भाई आप लोग बैठ जाओ और जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया है उसको लड़ने दीजिए। तो वहाँ मैनेज हो गया और वो लोग लड़ा और सीट निकल भी गया। लेकिन तेजस्वी यादव को लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं वो इस चीज में फेल हो गए, अपने नेता को समझा नहीं पाए कि भाई अगर आपको टिकट नहीं मिला है फिर भी आप लड़ रहे हैं तो फिर कम से कम उस नेता को समझाया जाए कि भाई वो नहीं लड़े, क्योंकि वो वोट का बिखराव हो गया। अब बिखराव हुआ तो फिर दिलीप सिंह हार गए उसमें। जी चलिए, और लास्ट सवाल ये है कि देखा गया कि जो कहीं ना कहीं बिहार विधान चुनाव में आरजेडी का सीट नहीं निकला, क्या कमी रहा तेजस्वी यादव में, कि जो क्या कमी रहा, क्या दिखा कमी आपके टीमों के या आपके नज़र में कि हर जगह सीट मैंने बिखर गया? सबसे बड़ा कमी हम आपको बता रहे हैं कि सबसे बड़ा कमी जो सीट ये लोग जो कैंडिडेट को जो दिए हैं वो सही नहीं दिया गया है। सही कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया। जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है उसको आप टिकट नहीं दिए। जो समाज में जो जुड़ा हुआ है, जो काम कर रहा है, जो जमीनी हकीकत पे है, सब चीज देख रहा है, जनता के सुख में दुख में, उसको आप टिकट नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो 2 साल से 3 साल से जो पार्टी ज्वाइन किया आप उसको टिकट दे रहे हैं, तो फिर तो वो सीट तो फंसेगा ही। इसको क्या कहा जाएगा? या राजनीति के आड़ में बिजनेस, या मतलब क्या, या दबंगई, मतलब या मुंह देख का चेहरा? देखिए, सबसे पहले ये कहेंगे कि जो इनके सलाहकार हैं उनको पता ना क्या समझ है। किनके सलाहकार? किनके? तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव के जो सलाहकार हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि वो सलाहकार जो आपने हरियाणा से बुलाया है, क्या बिहार में कोई ऐसा यादव नहीं है जो आपका सलाहकार बने? अरे बिहार का ही यादव आपको सलाह देगा तो वो सही देगा। अभी जो सिचुएशन बना हुआ है वो सीट शेयरिंग के चक्कर में पार्टी अपना, अब जो हाल हुआ है इनका, जो रिजल्ट आया है, आप रिजल्ट देखिएगा तो आप चौंकिएगा कि ऐसे ऐसे जगह पे ऐसे ऐसे कैंडिडेट को लड़ाया गया है जो कैंडिडेट पहले वो 3 साल पहले कहीं दिखा ही नहीं, और एक साल पहले वो आया और उसको टिकट मिल गया। और जो 30 साल 20 साल 25 साल 15 साल 10 साल से जो मेहनत किया है पार्टी के लिए, पार्टी के लिए झंडा ढोया है, मार खाया है पुलिस से और सब कुछ मेहनत किया है, उसको आप टिकट नहीं दिए हैं तो फिर वो तो फंसेगा ही सीट। मतलब कहीं ना कहीं ये हुआ कि मतलब कमाया धोती वाला खाया टोपी वाला। हाँ, ये तो हुआ। और आपको एक चीज और बता देते हैं, बीजेपी कहाँ सफल हुई? बीजेपी वहां सफल हुई है कि बीजेपी साइलेंट मूड में काम कर रही थी और आरजेडी के जो लोग हैं वो एकदम सोशल मीडिया पे छाए हुए थे और जिनको टिकट मिला था उनके साथ बहुत लोग नहीं भी थे, बहुत लोग नहीं भी दिखाई दे रहे थे, क्योंकि हम लोग को तो हर विधानसभा में घूमना होता था, सुबह जाते थे शाम को आते थे। तो हर सर्वे में मुझे यही एक पता चला कि देखिए, कोई अगर नेता अगर नाराज है तो आपको तो मनाना पड़ेगा। जैसे अमित शाह बाजी मार गए, बुला के बैठा दिया, नॉमिनेशन करने के बाद भी ये लोग बैठ गया, तो कहीं ना कहीं अमित शाह तो बाजी मारे हैं। वैसे रियाजुल हक राजू वो छोटे मोटे नेता नहीं है, कद्दावर नेता है, गोपालगंज के एक बड़ा चेहरा है, पार्टी में अपना खून से सींचा है उनको, लेकिन आप उनका अहम टाइम पे आप बरौली विधानसभा से टिकट काट दिए। और उनको अगर नहीं देना था तो क्या माइनॉरिटी का वहाँ पे कोई नेता नहीं था बरौली विधानसभा में आरजेडी के पास? दूसरे को दे देते या फिर कोई यादव को दे देते। आप एक ही पर दे दिए दिलीप सिंह को, तो फिर वो सीट फंस गई, कहीं ना कहीं मिस आउट हुआ। हालांकि ये बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का ये रुझान रहा, जो क्या फीडबैक क्या पब्लिक, लेकिन यहाँ पे भी देखने को मिला कि पब्लिक मतलब मूड में थी कि अब बदलाव करना है। आप भी देखें कि बदलाव के मूड में सभी लोग, हर जाति हर धर्म के लोग बदलाव लाना चाहते थे, लेकिन ये कौन सा जादू रहा अमित शाह का कि बदलाव बीजेपी पर भी आ गया?
सबसे पहले ये है कि कभी भी देखिएगा बीजेपी में आप गौर करिएगा कि उसमें सीएम और डिप्टी सीएम के लिए कोई बोर्ड और लड़ाई नहीं होता है, ना बोर्ड लगता है जी। सीधे वो लोग जो जिसको सीट मिला, जिसको टिकट मिला, वो अपना इलेक्शन लड़ता है और पूरा जी जान लगा देता है और वो अपना इलेक्शन लड़ता है। और महागठबंधन में देखिए कि अभी चुनाव से पहले ही लोगों का बोर्ड लग रहा था, माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय डिप्टी सीएम। तो इसमें कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि सबसे बड़ा फैक्टर रहा है बिहार में, जो ये रिजल्ट इतना खराब आने का कारण जो है वो सबसे बड़ा ये है कि आप सही कैंडिडेट को आप जनता के सामने, जनता के बीच नहीं दे पाए, जिसके चलते आपका ये रिजल्ट आया। कहीं ना कहीं ये हुआ कि शिकार मिला नहीं, सबको लेने के लिए तैयार होता है कि हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे, कहीं ना कहीं मिस आउट होता है आरजेडी के टीमों में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सत्यमा, आप देख रहे थे नई सुबह न्यूज पे, और हमारे साथ बात की अभी जो ग्राउंड तक के जो इरशाद आलम जिससे बात हुआ। और जाते जाते मैं चाहूँगा कि छोटा सा परिचय जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी पत्रकारिता जो है वो निष्पक्ष अगर हो तो बहुत सही है। और कभी भी आप जिस क्षेत्र में जाइए तो ये दिखाने के लिए आप सबसे पहले कैमरा पे आप ये कैप्चर करिए कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, जनता का मुद्दा क्या है, और उसको दिखाइए और उस पे आप अपना काम करिए। बस यही, बस यानी न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। निष्पक्ष, चलिए, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। नमस्कार।